हाय गाइस, वेलकम बैक टू साहित्य क्लासेस। मैं हूं शालिनी, आपकी जीएस ट्यूटर। आई एम हियर टू टीच यू जनरल स्टडीज फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ, जीडीसी, जीट्रिपलएसपी, व्हाट एवर एंड व्हाट नॉट। ठीक है, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी इस बार बहुत एक साथ आ चुकी हैं। ठीक है, 2025 में आपको यूपीएलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि 7 साल बाद आया है। ठीक है, और आई होप कि आप सब अभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे कि ताकि हम अपनी आगे की क्लासेस कर पाएँ। अगर आपने अभी पिछली क्लासेस नहीं की हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आई विल इंसिस्ट यू कि आप चैनल पे जाएं, वापस से सिलेबस वाला पहला वीडियो देखें, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने सिलेबस को डिकोड किया है, सिलेबस को देख लें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिए सिलेबस। सिलेबस के बाद आप पहली क्लास अटेंड करिए, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के डिवीजन के बारे में बताया है, और हमने बात की है टाइमलाइन के बारे में कि किस प्रकार से हम, किस टाइप से हम टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हुए हिस्ट्री को चलेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात की थी आईवीसी की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम शुरू करने वाले थे। ठीक है, आज इस क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, एनर्जी के साथ बने रहिए, ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को किस प्रकार से हमें पढ़ना है, जैसे आपके एग्जाम में दिया है, मैंने डिकोड करके यहाँ पे आपको लिख कर बता दिया था। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ पिछली क्लासेस में आप जाके वो चीज़ देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी ट्राईपार्टाइट डिवीजन या फिर त्रिपक्षीय विभाजन के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक एज क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक क्या है, या फिर प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या है। तीनों ही एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बात हमने पिछली वीडियो में समझी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और था। तो हमने टाइमलाइन देखी थी एंशिएंट इंडिया की कि हमें क्या क्या पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आप मुझे बताएंगे कि महाजनपद पीरियड की खासियत क्या है, तो मैं आज आपको उसका आंसर देती हूँ। पहले, महाजनपद पीरियड अपने हमारे देश की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, दूसरी नगरीय सभ्यता है। तो पहली कौन सी है, पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है मैम, आप ये पूछोगे। पहली नगरीय सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसी के बारे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी पहली आधुनिक तरीके की सभ्यता कौन सी है, जिसमें हर तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एवरीथिंग वॉज जस्ट मार्वेलस, फ्रॉम आर्किटेक्चर टू पॉटरी टू ड्रेनेज सिस्टम, एवरीथिंग वॉज जस्ट अमेजिंग। जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस दौरान जब हमारे पास वैसे कोई भी तौर तरीके या फिर हमारे पास वैसे आधुनिक टूल्स अवेलेबल नहीं थे, फिर भी उस समय की सभ्यता इतनी ज़्यादा आज के समय से भी आगे चल रही थी। ठीक है, चलिए उसी चीज़ को हमने हिंदी में भी देखा था। भारतीय इतिहास की समय रेखा को हमने हिंदी में भी देखा। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की, पहली बार किसने देखा, पहली बार सरकार को किसने बताया, और उसके बाद सबसे पहले एएसआई की स्थापना किसने की। ठीक है, ये बात हमने देखी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। और आपके लिए ये होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एएसआई का पहला डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया। एंड डोंट लुक हियर, मैं देखने नहीं दूंगी। ठीक है, डोंट यू डू चीटिंग, मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं करने दूंगी। आपको यहाँ पे नहीं देखना है, मैं जल्दी जल्दी स्लाइड को इसलिए आगे बढ़ाती हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला महानिदेशक एएसआई का किसको बनाया गया और किसकी लीडरशिप में बनाया गया, ये पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र कौन सा है, ये दिखाने के लिए मैंने ये मैप यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, ये है आपका मैप, ये है आपका मैप। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट नदियाँ, और ये जो क्षेत्र है भारत का, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इस जगह पे है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हिस्सा आपका, ये, ठीक है, ये हिस्सा आपका भारत का और पाकिस्तान का मिला के आपका सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। क्योंकि उस समय, जिस समय की हम बात करें, तब तो भारत पाकिस्तान जैसा कोई मैटर ही नहीं था। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे भारत पाकिस्तान जैसा तो कोई मैटर ही नहीं था, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड डोंट यू वरी दिस इज इन इंग्लिश बट द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव मेड इन हिंदी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी हम समझेंगे। ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। मैंने आपको कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। और सरस्वती सिंधु, इंडस सरस्वती क्यों कहते हैं या सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बसी किसके आसपास थी, किस नदी के आसपास ये सभ्यताएं बसी थी? सिंधु और सरस्वती नदी। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका इंडस रिवर और इधर कहीं पे आ जाती है आपकी सरस्वती रिवर, ठीक है। ये घग्घर हाकरा ऐसे करते हुए इधर की तरफ आती है आपकी सरस्वती रिवर। इतनी बात आपको साफ हो रही हो गया, आई होप, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम यही क्यों है, इसी क्षेत्र में क्यों है? इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि पहले कभी भी जब सिविलाइजेशन बसनी होती थी, मतलब जब लोगों को बसना होता था तो उनकी कोशिश ये होती थी कि नदियों के या जल, जहाँ पे वाटर सोर्स होता था, जल का स्रोत होता था, उसके आसपास ही बसे। क्यों बसे? वी नो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। एट दैट टाइम ऑल्सो दे वॉन्टेड, पहले तो वो पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री करते थे और कृषि करते थे, यही दो चीज़ें थी। तो कृषि करने के लिए आपको ज़रूरत है ना पानी की। उस समय तो हैंडपंप घर में था नहीं, या उस समय तो मोटर और सबमर्सिबल लगा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि आपको पानी के पास तो रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो लोग बसे, ये इन मेन नदियों के पास बसे। सबसे ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट यहीं पे था, ठीक है। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इंडस के साथ साथ ट्रिब्यूटरीज भी थी इंडस की। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियाँ। ये देखिए, ये है आपकी सहायक नदियाँ, ये है आपकी झेलम, ये है आपकी चिनाब, ये है आपकी रावी, ये रावी निकल रही है, ये आपकी व्यास है, सतलज है, सारी की सारी नदियाँ यहीं पे थी और ये मिल के क्या बनाती थी? सिंधु नदी बनाती थी। साथ ही में सरस्वती भी इधर थी, जिसके बारे में आज हम कहानियों में सुनते हैं ना कि सरस्वती विलुप्त हो गई है, हमें नहीं दिखते हैं उसके साक्ष्य, लेकिन तब थी सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियाँ मिल के इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा क्लाइमेट था वहाँ का और बहुत अच्छा फ्रेंडली प्लेस था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सभ्यता बसी। दूसरी बात ये हो गया कि हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी हैव माई पेन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसका टाइम अप्रॉक्स ये है, 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, BCE या BC जो भी आप कह लो। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, मैंने बताया था BC और AD में डिफरेंस क्या है, रिमेंबर? तो ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा है। यानी कि यहाँ से आप एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, हमने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, आपको याद है? व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो था जहाँ पे आपको लिखित चीज़ें मिली तो थी, मतलब लिखा हुआ मिला तो था, लेकिन आप उसको पढ़ पाने में अक्षम थे, आप पढ़ नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि वो क्या भाषा है या वो भाषा आपसे क्या कहना चाह रही है। रिमेंबर, ये बात हमने की थी। इस डेट से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है या आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, ठीक है। डिस्कवर्ड इन 1921 हड़प्पा बाई दयाराम साहनी, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी बाई दयाराम साहनी जी। मैंने बताया था सर जॉन मार्शल हु was there working on ASI। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। सर जॉन मार्शल के साथ दयाराम साहनी जी और कुछ और दूसरे लोग जैसे राखल दास बनर्जी हो गए, घोष जी हो गए, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी थी, तो आप कहेंगे हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहली साइट 1921 में। ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो में राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की, ठीक है। मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला 1922 में, ठीक है। अब देखिए इसका स्प्रेड कहाँ तक है। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन।
उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, उत्तरी पश्चिमी भाग, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट है, ये देखो ये एरिया जो है आपका, कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान का भी पार्ट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाकिस्तान, दैट इज पंजाब, सिंध, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, ये सारा जो आपका साइट है, और अफगानिस्तान भी, ये सारे साइट्स पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर का विस्तार देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी बात को हम एक बार हिंदी में भी देख लेंगे थोड़ा, ठीक है, हिंदी में भी समझ लेंगे क्योंकि हमें सबको साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास ही सभ्यता बसी हुई थी इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसका एज क्या है, फेज क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो है वो काल है, ठीक है। हम मुख्य हड़प्पा काल की बात कर रहे हैं, मैंने आपको 3 डिवीजन भी बताए थे, ठीक है, पूर्व हड़प्पा, मुख्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी हड़प्पा की, और फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की R.D. बनर्जी यानी कि राखिल दास बनर्जी ने, ठीक है, इतनी बात साफ है आपको। उसके बाद विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, तो मैंने आपको मैप पे भी दिखाया कि भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो था वो, और पाकिस्तान के कुछ रीजन्स थे वो, वहां पे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ आईवीसी कहाँ से कहाँ तक था, ये तो मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि देखो भाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, मतलब कि आपका उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के था और पाकिस्तान में था, बट कहाँ से कहाँ तक अगर आपसे पूछ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या था, मतलब सबसे उत्तरी छोर क्या था, तो आप कैसे आंसर करोगे, वो आप ऐसे आंसर करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैप भी लगा दिया है, यहाँ देखो एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार, ठीक है, एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार। आई एम ट्राइंग टू बी बाइलिंगुअल एज मच एज आई कैन, ठीक है, एज मच एज आई कैन, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको लेकर चलना चाहती हूँ ताकि किसी भी माध्यम के बच्चों को किसी तरीके की भी कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। नॉर्थ में आपका मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ देखो नॉर्थ में आपका मांडा, ये है आपका मांडा, ये नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है, ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट उत्तरी छोर है आपका, किसका किसका उत्तरी छोर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद साउथ में है आपका, इसको ऊपर कर लेते हैं, साउथ में है आपका दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इसलिए डोंट यू मिस इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इस चीज़ को आप एनी कॉस्ट मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, मेरे साथ याद करते हुए चलेंगे। उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा, ठीक है। सबसे आपका जो दक्षिणी छोर है, ठीक है, दक्षिणी छोर है, सदर्न मोस्ट जो एक्सटेंट है वो है दायमाबाद, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, दायमाबाद साउथ में क्या है, दायमाबाद महाराष्ट्र, याद रखेंगे, वेरी गुड। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है आपका आलमगीरपुर यूपी में, मैंने आपसे कहा था कि हम ये पढ़ तो रहे हैं बट हम यूपी के एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री को यूपी की हिस्ट्री के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यूपी में क्या है आपका, ईस्ट में आलमगीरपुर, यूपी मेरठ में है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, मेरठ यहाँ पे लिख लो, मेरठ। आई होप मुझे इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं मांडा, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे लिख लेते हैं दायमाबाद, 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 ठीक है, दायमाबाद जो कि है महाराष्ट्र में। फिर ईस्ट में यानी कि पूर्व में क्या है आपका, आलमगीरपुर जो कि है मेरठ में, ठीक है, आलमगीरपुर जो कि है आपका मेरठ में, इसको काट दो, इसको काट दो, यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ मेरठ में, समझ में आ रही है सभी को बात। उसके बाद वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा है, सुत कागेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में भी इसका जो क्षेत्र है वो इंडिया तक भी था और पाकिस्तान तक भी था, तो वेस्ट में यानी कि पश्चिम में कौन सा है, सुत कागेंडोर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, ये रहा आपका सुत कागेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। तो चलो अभी फटाफट मुझे बता दो
ठीक है, अभी हम यहीं पे रिवाइज कर लेंगे, यहीं रिकैप ले लेंगे। ठीक है, आपका जो उत्तरी छोर है वो क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दक्षिणी छोर क्या है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी छोर क्या है, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। ठीक है, और पश्चिमी छोर क्या है, सुत कागेंडोर पाकिस्तान में। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। देखो साइट्स तो बहुत सारी थी, साइट्स तो बहुत सारी थी, इतना बड़ा क्षेत्र है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ इतनी ही हो, लेकिन हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, मेन पे, मेन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले हड़प्पा, मैंने बताया हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ, कब की गई थी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख लेंगे हड़प्पा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या न आए। हड़प्पा जो कि पंजाब और पाकिस्तान वाले एरिया में है। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अच्छा, किसी को मोहनजोदाड़ो के नाम से कोई मूवी याद आ रही है क्या, किसी को मोहनजोदाड़ो के नाम से कोई मूवी याद आ रही है? सिंध क्षेत्र में था। ठीक है, सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान के साइड में था ये। उसके बाद आपका आता है लोथल। लोथल के बारे में एक बहुत खास बात है, क्या आपको पता है? लोथल के बारे में एक बहुत खास बात है, क्या आपको पता है? सबसे पहला डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था। भारत का सबसे पहला डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। जनरली मैं अपने स्टूडेंट को होमवर्क देती हूँ कि पता करके आना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसा करने से याद हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, लोथल, लोथल, ठीक है, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। कालीबंगन, कालीबंगन, मैं बंगन लिखती हूँ, कुछ लोग कहीं पे आपको बंग भी लिखा हुआ दिखाई देगा, कालीबंगा। ठीक है, फिर बनावली जो कि हरियाणा में है। ये सारी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हुई हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, बनावली। उसके बाद आपका धोलावीरा। अब देखो मैंने लोथल के बारे में आपको बता दिया, धोलावीरा के बारे में आप पता करके आओगे क्या बहुत ज़्यादा स्पेशल बात थी जो धोलावीरा के बारे में है, आप पता करके आओगे। एक स्पेशलिटी धोलावीरा की सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, कालीबंगन का मतलब क्या होता है? कालीबंगन का मतलब क्या होता है? कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, काली चूड़ियों का ये जो इंग्लिश वर्ड है वो है आपका कालीबंगन। कालीबंगन का मीनिंग, इंग्लिश वर्ड नहीं, मतलब एक नाम है। कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। ये आपकी इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य साइट्स थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ मुख्य साइट्स थी। ठीक है, मुख्य साइट्स थी कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटो लगा रखी है ताकि आपको समझ में आए कि आज के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा दिखता है। बट इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? देख के कैसा लग रहा है? ये देखो ईंटें देखो ज़रा, तुम्हें देख के लग रहा है क्या कि आज की नहीं है? ये देखो, अपने समय की सबसे आधुनिक सभ्यता थी, अपने समय की सबसे आधुनिक सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत मजा आता है पढ़ने में। और मैंने आपसे पूछा कि ये मोहनजोदाड़ो सुन के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मोहनजोदाड़ो नाम की एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, हाँ कुछ साल पहले मोहनजोदाड़ो नाम की एक मूवी आई थी, ऋतिक रोशन की मूवी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है ना तो ये बेस्ट टाइम है वो मूवी देखने का। आप देख लोगे ना, बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप ऑब्जर्व करोगे कि अरे वाह, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मूवीज़ में देखने को मिल रही हैं। समझ में आ रही है बात? देखो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बट बहुत स्ट्रेस लेके करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। बहुत स्ट्रेस लेके करोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर पता है मन उबने लगता है, ऐसा लगता है कि यार छोड़ो हटाओ क्या ही पढ़ें, मतलब ठीक है मेन सब्जेक्ट लेके कर लेंगे। उबना मत, ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होना है। और हमें कोशिश करनी है कि बोर ना हो, उसके लिए हम क्या करें? खेलते पढ़ो, गाते गाते पढ़ो। ठीक है, याद करने का अपना एक तरीका है। तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, मोहनजोदाड़ो मूवी देख लो, बहुत सारी। अच्छा, मूवी देखने में सिर्फ हीरो हीरोइन मत देखना, ठीक है, जोक्स असाइड कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा। मोहरों की बात करेंगे, वहाँ पे मोहरें दिखेंगी मूवी में आपको। ठीक है, टेराकोटा फिगरीन्स दिखेंगे, ग्रेट बाथ दिखेगा। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है, रिमेंबर द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। व्हाट इज दैट? विशाल स्नानाघर, जो कि रिचुअलिस्टिक बात के लिए यूज होता था। ठीक है, वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा और बहुत सुंदर बनाया है उस मूवी में।
चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन की। देखिए सभ्यता की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में हम बात करेंगे। सभ्यता की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में बात करेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ती और पढ़ाती हूँ, मैं इसी पे विश्वास रखती हूँ, ठीक है। अभी वैदिक काल तक आओगे ना तो और मजा आएगा। ऐसे ही पढ़ती और पढ़ाती हूँ, कहानियाँ सुना के, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ अगर याद करनी है तो उसको गाने की तरह गा के याद कर लिया, क्योंकि वो लंबे समय तक याद रहती हैं, दोबारा उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। विजुअल से पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। रट्टा केवल और केवल देखो हिस्ट्री है, रट्टा तो मारना पड़ेगा, केवल रट्टा मारोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पे नॉलेज देना ना, मतलब सारी नॉलेज देना पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ कंस्ट्रेंट, देयर इज़ टाइम कॉन्स्टेंट, हमें टाइम के अंदर रहना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हम यहाँ पे नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई आई से इफ़ यू आर लाइकिंग दिस मेथड, आपको मैनर पसंद आ रहा है, आपको मेरे साथ जुड़ना है, ज़रूर जुड़ जाइए। QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। QR कोड स्कैन करिए, ऐप पे जाइए, परचेज करिए कोर्स को, और मेरे साथ मेरी लाइव क्लासेस में रोज़ इसी तरीके से पढ़ाई होती है। हंसते खेलते, बात करते, जोक करते, ऐसे ही पढ़ाई होगी हमेशा, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे विश्वास रखती हूँ। चलिए फीचर ऑफ सिविलाइजेशन, पहली चीज़ फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट। मैंने बोला था कि आपको बताना है महाजनपद पीरियड की खासियत क्या थी, महाजनपद काल की खासियत क्या थी। महाजनपद काल आपका सेकंड नगरीय सभ्यता थी, दूसरी नगरीय सभ्यता ये पहली है। ये पहली नगरीय सभ्यता, ये गांव नहीं थे, इन सभ्यताओं में गांव नहीं थे, मेन शहर थे। शहरों की बात हो रही है, जैसे आज आपके शहर है, आपको पता है ना शहर और गांव में क्या अंतर होता है, सेम वही डिफरेंस था, ठीक है। फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट, दूसरा ग्रेट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वॉज जस्ट मार्वलस, मार्वलस आर्किटेक्चर। आई टोल्ड यू ना कि ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला, ठीक है। ग्रेट पब्लिक असेंबली हॉल्स यहाँ पे मिले, डॉकयार्ड यहाँ पे मिला, तो सोचो कितना बड़ा, कितना अच्छा आर्किटेक्चर होगा, है ना। अभी इसी बात को हिंदी में भी देखेंगे, डोंट यू वरी, ठीक है। एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, मतलब कि एग्रीकल्चर को सही तरीके से, सहज तरीके से करने के टूल्स उन्होंने ढूंढ लिए थे, विधियां उन्होंने, मेथड्स ढूंढ लिए थे कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब हो गया एनिमल्स को पालना और उनके थ्रू उपयोग करना, मतलब उनको, जैसे मान लो भेड़ पाली किसी ने तो भेड़ का फर निकाल के उस ऊन का यूज़ किया, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। गाय पाली किसी ने तो दूध बेच कर उसका यूज़ किया। अच्छा ये बताओ कौन सी करेंसी यूज़ हो रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? देखो ज़रा कितने लोगों को पता है, देखो ज़रा कितने लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सी करेंसी का यूज़ हो रहा था, करेंसी का नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद आपका हम देखेंगे ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। कैसा ट्रेड और कॉमर्स था, व्यापार और वाणिज्य इसको कहते हैं, किस तरीके का व्यापार यहाँ पे हो रहा था, ये बात को हम समझेंगे। कहाँ कहाँ से, और क्या कोई और सभ्यता भी थी, क्या कोई दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी कोई दूसरे शहर या सभ्यताएं थी जिनसे व्यापार हो रहा था, ये बात यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पॉटरी। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के पॉट्स बनाना, ठीक है। तो पॉटरी कैसी थी ये भी देखेंगे आगे। बीड मेकिंग, बीड मेकिंग मतलब होता है आपका ऑर्नामेंट्स, जो बीड्स आप देखते हो ना वो कैसे बनती थी, उसका यूज़ क्या क्या था, वो यहाँ पे इस चीज़ में दिखाया जाता है। डॉकयार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि लोथल में आपका पहला डॉकयार्ड है। उसके बाद आता है आपका रिचुअल बरियर, मर जाने, किसी की डेथ के बाद, किसी के मर जाने के बाद क्या रिचुअल था, दफन करने का था, जलाने का था, कैसा सिस्टम था, वो यहाँ पे पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या था, कैसे चलते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब सपोज तुम्हें हड़प्पा से मोहनजोदड़ो जाना है, जाओगे कैसे, पैदल चल के, ऑब्वियसली थक जाओगे। ह्यूमंस आर मेड टू इन्वेंट थिंग्स, ठीक है। मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो आसान तरीके खोजेगा काम करने के, ठीक है। यहाँ से वहाँ जाना है, गाड़ी खोज लो यार, कैसे जाओगे, पैदल थोड़ी जाएंगे हम, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ इनोवेशन हम करते थे। क्या इनोवेशन आपका था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ये इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी किस चीज़ से बनी थी, ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका आता है। इसके बाद रिलीजन एंड कल्चर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या धर्म था, हम किसकी पूजा कर रहे थे, क्या एविडेंसेस हमको मिले हैं, वो हम रिलीजन और कल्चर में समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं बता दूं कि एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिला था और मुहर मिली थी जिसपे प्रोटोशिव यानी कि पशुपति की मुहर थी। वो यानी क्या मतलब हुआ कि पशुपति फॉर्म की पूजा की जाती थी। पशुपति यानी कि एनिमल्स के जो देवता थे, ठीक है, पशुपति, पशुपति शिव, या उसको इंग्लिश में प्रोटोशिव भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देख लेते हैं।
पहली नगरीय सभ्यता थी, आपको बताया कि दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद पीरियड है। उत्कृष्ट वास्तुकला थी, ठीक है, आर्किटेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, विशाल स्नानघर, बड़े बड़े अन्नागार, पब्लिक असेंबलीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डॉकयार्ड वगैरह सब था। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे जहाज रुकते हैं, रिपेयर होते हैं, बनते हैं, सामान लादते और ले जाते हैं, उसको डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है। कृषि में कितनी उन्नति हुई थी इस बारे में, इस सभ्यता में ये सारी चीज़ें अपने एडवांस लेवल पे थी, अपने एडवांस लेवल पे थी, बहुत अच्छा कृषि हो रहा था। सब डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता थी कि नगरीय सभ्यता है, दूसरी विशेषता है कि उत्कृष्ट वास्तुकला है, बहुत अच्छी है, कृषि में उन्नति थी, पशुपालन होता था, व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छा चल रहा था, दूसरी सभ्यता के साथ चल रहा था। वो कौन सी सभ्यता थी वो भी समझेंगे। मिट्टी के बर्तन और मन के बनाना, मन के मतलब होता है मड़िका, मड़िका मतलब होता है बीड़, जो ऑर्नामेंट्स बनते थे वो कैसे बनते थे, कौन बनाता था, कहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं, ये चीज़। उसके बाद डॉकयार्ड के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। अंत्येष्टि प्रथा का मतलब होता है किसी के डेथ पे, किसी के मर जाने के बाद उसको दफन कैसे किया जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जा रहा है, ये बात करता है आपकी अंत्येष्टि प्रथा, ठीक है, रिचुअल बरियल। परिवहन व्यवस्था क्या थी, कैसे लोग चलते थे, अभी बताया कि इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। धर्म और संस्कृति, किस चीज़ की पूजा करते थे, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पे दे देती हूँ। उर्वरता की देवी की पूजा होती थी और पशुपति भगवान की पूजा होती थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी आज की ये क्लास मैं एंड करूँगी, इसके बाद बहुत कुछ है पढ़ने को, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ये देखिए हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए हमको आज की क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा, आप वहाँ जाके थर्ड पार्ट देख सकते हो आराम से। अगर इस तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्स में इनरोल हो जाओ। मैंने आपको अभी बताया कि मैं जो बैच चला रही हूँ उसमें मैंने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। ये बातें हमने पिछली वाली क्लास में की थी। 2 टॉपिक्स हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक एज में ख़त्म कर चुकी हूँ, उसके टेस्ट मैं ले चुकी हूँ। यहाँ पे भी टेस्ट होंगे यूट्यूब पे लाइव, जो आप मेरे साथ अटेंड करोगे, अपनी समझ और अपनी जानकारी को चेक करोगे, ठीक है। चलिए आपको छोटी सी डिटेल दे देती हूँ। मैं आपको जीएस का कोर्स प्रोवाइड कराती हूँ 1999 में, जिसमें कंप्लीट जीएस है, जीएस के सारे पोर्शन, और मैथ्स आपको पढ़ाएंगे एक हमारे स्पेशल टीचर, ठीक है, ताकि आपको मैथ्स भी आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेलेंट परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। तो 1999 में आपको जीएस का पूरा बैच मिल रहा है फॉर एलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSB, जीडीसी, जो भी एग्जाम्स हैं आपके जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, ठीक है। बट क्योंकि आपकी इतनी सारी वैकेंसी इस वक्त आई हुई है, हमने इसको केवल 799 का देने का डिसाइड किया है। आप 799 में मेरे साथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स परचेज कर सकते हो, बट दिस इज़ ओनली फॉर 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स जो कि सीरियस हैं जीएस की पढ़ाई को लेकर, 300 स्टूडेंट्स जो जीएस की पढ़ाई को लेकर, जीएस को लेकर सीरियस हैं, ठीक है। जिनको ये नहीं लगता है कि जीएस छोड़ के चले जाने से भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, वो ही लोगों के लिए ये ऑफर है।